नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षा और पुरातन विरासत का प्रतीक होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज पुणे में सहकारी समितियों के आवेदनों और सेवा अनुरोधों पर समयबद्ध कार्रवाई के लिए डिजिटल पोर्टल का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बालिका शिक्षा में निवेश पर बल दिया है। जेद्दा शांति वार्ता में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति के भारत के दृष्टिकोण को दोहराया है। मौसम विभाग ने हिमालय की तलहटी और पूर्वोत्तर भारत में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में आज शाम गुयाना में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इन स्टेशनों के पुनर्विकास पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन धरोहर का प्रतीक होगा। उन्होंने कहा कि अब वर्ष 2014 की तुलना में रेलवे के लिए बजट सहायता 5 गुना बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। यह रेलवे के इतिहास में विकास का एक नया अध्याय है, जिससे देश के आम नागरिकों को लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है और भारत के प्रति विश्व के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आया है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा। आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों में रेल नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है और रेलवे के विद्युतीकरण, पटरियों के दोहरीकरण और नए मार्गों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने विकास कार्यों की कभी सराहना नहीं की है, बात चाहे नए संसद भवन की हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हो या कर्तव्य पथ के पुनर्विकास की। श्री मोदी ने कहा कि नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता है, क्योंकि देश सकारात्मक राजनीति के मिशन पर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्ष में रेलवे को काफी प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि पुनर्विकास के तहत नए रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में अभूतपूर्व विकास हुआ है, जो भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय रेलवे में हुए अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी की रेल विकास से राष्ट्र विकास की सोच का साक्षी है। प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट फोकस रहा है सेफ्टी, उत्तम पैसेंजर एक्सपीरियंस और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग। अमृत भारत स्टेशन की परिकल्पना 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के संकल्प से बंधी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर आधारित ये नए स्टेशन सभी नागरिकों को डिग्निटी ऑफ ट्रैवल प्रदान करेंगे। पुनर्विकास के लिए चयनित स्टेशनों में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में से प्रत्येक के 55 स्टेशन, बिहार के 49, महाराष्ट्र के 44, पश्चिम बंगाल के 37, मध्य प्रदेश के 34, असम के 32 और ओडिशा के 25 स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशन भवनों के डिजाइन में स्थानीय संस्कृति, धरोहर और वास्तुशिल्प को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया।
केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के कंप्यूटरीकरण का मुख्य उद्देश्य समिति के कामकाज में कागज के उपयोग को पूरी तरह से बंद करना है। बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम और नियमों का स्वतः अनुपालन, व्यापार में आसानी, डिजिटल संचार और पारदर्शी प्रसंस्करण प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। इस पोर्टल की मदद से आवेदनों और सेवा अनुरोधों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा सकेगी। इसमें ओटीपी उपयोग कर पंजीकरण किया जा सकता है। नियमों के अनुपालन के लिए सत्यापन की जांच की जा सकेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना पक्ष रखा जा सकेगा तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जाने तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार के प्रावधान भी इसमें शामिल होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि इस पोर्टल में सभी विशेषताओं को समाहित किया गया है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समितियों की देखभाल करने वाला सेंट्रल रजिस्ट्रार की ऑफिस का पूरा सिस्टम सीआरसीएस का कार्यक्रम आज से पूर्णतया डिजिटल हो रहा है। अब कोई भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपनी ब्रांच बढ़ानी है, दूसरे राज्य में जाना है, अपना ऑडिटेड बैलेंस शीट फाइल करना है, अपनी रिपोर्ट भेजनी है, किसी भी चीज के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी ऑफिस से ही आप भारत सरकार के रजिस्ट्रार के यहाँ पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हो और वो वैध होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा और महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री दिलीप वालसे पाटिल कार्यक्रम में उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि बालिका शिक्षा में निवेश से राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था और समाज में समग्र रूप से एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण योगदान करती है। आज मद्रास विश्वविद्यालय के 165वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने शिक्षा के माध्यम से स्त्री पुरुष समानता और बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में मद्रास विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रपति ने संगम साहित्य की समृद्ध परंपरा की चर्चा की और कहा कि तिरुकुरल का दृष्टिकोण सदियों से राष्ट्र का पथ प्रदर्शक रहा है। उन्होंने कहा कि मद्रास विश्वविद्यालय में लगभग 1,85,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से 50% से अधिक लड़कियां हैं और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 105 विद्यार्थियों में से 70% विजेता लड़कियां हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि मद्रास विश्वविद्यालय देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है और इसने ज्ञान के प्रसार, सामाजिक परिवर्तन और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि कई पूर्व राष्ट्रपति और जानी-मानी हस्तियां इस विश्वविद्यालय से जुड़ी रही हैं। इनमें पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, वीवी गिरी, केआर नारायणन, राजगोपालाचारी और सर सीवी रमण शामिल हैं। राष्ट्रपति ने सुब्रमण्य भारती का जिक्र करते हुए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों के समावेश के महत्व की चर्चा की। दीक्षांत समारोह में तमिलनाडु के राज्यपाल आरएम रवि, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति एस गौरी भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर बाद तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी, जहां वो अत्यंत कमजोर जनजातीय समूह के लोगों से मुलाकात करेंगी। बाद में वो महाकवि सुब्रमण्य भारती की प्रतिमा का अनावरण करेंगी और राजभवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर भारतीयार हॉल करेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने तथा वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के लगातार संपर्क में है। सऊदी अरब के तटवर्ती शहर जेद्दा में आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में श्री डोभाल ने कहा कि भारत इस संघर्ष का टिकाऊ और व्यापक समाधान ढूंढे जाने के पक्ष में है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से इस संघर्ष का तर्कसंगत और स्थायी समाधान तलाशने की अपील की। श्री डोभाल ने रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण पूरी दुनिया और खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के समक्ष उत्पन्न चुनौती की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से बातचीत और कूटनीति के पक्ष में रहा है और यही शांति का एकमात्र रास्ता है। श्री डोभाल ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने का समर्थन करता है और सभी देशों को हर हाल में एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए।
भारत ने श्रीलंका को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कनक हेरात को राष्ट्रपति सचिवालय में इसका चेक सौंपा। कश्मीर घाटी में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास अमरोही इलाके में एक आतंकवादी की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस इलाके से हथियार और गोली बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक इलाके में तलाशी अभियान जारी है। अधिक ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है। भारत 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में आज शाम गुयाना में वेस्टइंडीज के साथ खेलेगा। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। पहले मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 4 रन से हराया था। इससे पहले भारत ने 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला 2-1 से और 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से जीती थी। चीन में खेले जा रहे 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य सहित 26 पदक लेकर चौथे स्थान पर है। प्रतियोगिता 28 जुलाई से शुरू हुई थी और मंगलवार 8 अगस्त तक चलेगी। इसमें भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फेंसिंग, जूडो, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस और वॉलीबॉल स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में भारत के एचएस प्रणॉय चीन के वैंग होंगयांग से हार गए हैं। सिडनी में हुए मुकाबले में प्रणॉय को वैंग ने 9-21, 23-21, 20-22 से हराया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान उत्तराखंड, उत्तरी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने यह भी बताया कि दक्षिण बिहार में हवा के कम दबाव के कारण चक्रवात की स्थिति बनी हुई है, जिससे और वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा है और बताया है अगले 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में निर्वाचन विभाग ने 5वें लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनावों की घोषणा कर दी है। मतदान 9 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। 14 सितंबर को मतगणना की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार का पर्यटन निदेशालय 12 और 13 अगस्त को प्रभु श्री राम महोत्सव आयोजित कर रहा है। 2 दिन के महोत्सव में 12 अगस्त को पर्यटकों के लिए रामायण सर्किट भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हैदराबाद का ऐतिहासिक 4 मीनार कल शाम तिरंगे की रोशनी में जगमगा उठा। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में आयोजित एक भव्य समारोह में इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अब 4 मीनार में शाम के समय रोशनी होगी। संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्कृति कोष की परियोजना के अंतर्गत 4 मीनार में रोशनी की व्यवस्था की गई है। इस परियोजना को इंडियन ऑयल फाउंडेशन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से कार्य रूप दिया गया है। जापान के मुख्यमंत्री फुमिओ किशिदा ने विश्व के पहले एटम हमले की 78वीं वर्षगांठ पर आज जापान के हिरोशिमा में आयोजित एक समारोह में कुछ समय के लिए मौन रखा। श्री किशिदा ने कहा कि युद्ध में एटम हमले से पीड़ित एकमात्र राष्ट्र जापान न्यूक्लियर मुक्त विश्व के प्रति अपने प्रयासों को जारी रखेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षा और पुरातन विरासत का प्रतीक होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज पुणे में सहकारी समितियों के आवेदनों और सेवा अनुरोधों पर समयबद्ध कार्रवाई के लिए डिजिटल पोर्टल का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बालिका शिक्षा में निवेश पर बल दिया है।
जेद्दा शांति वार्ता में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीज डोभाल ने रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति के भारत के दृष्टिकोण को दोहराया है और 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में आज शाम गुयाना में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।